हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आरआरबी ग्रुप डी 2024 का मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें 27 नवंबर 2025 से 4 दिसंबर 2025 तक जितने भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए सभी शिफ्ट के सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुके हैं। इनके सारे वीडियोस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आज के क्लास में 5 दिसंबर 2025 का पहला शिफ्ट का सॉल्यूशन करेंगे। तो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है, एक विक्रेता ने 4800 रुपये में 100 दर्जन केले खरीदे और उन्हें 20 रुपया में 4 केले की दर से बेचा। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए आसान सवाल है। अगर आप देखेंगे तो ये क्या कह रहा है कि 4800 रुपये में 100 दर्जन केले खरीदे हैं। अगर हमें एक दर्जन केले का कॉस्ट प्राइस निकालना हो तो उसके लिए क्या करना होगा, 100 से 4800 को डिवाइड करना होगा। तो डिवाइड करने से ये जीरो कट जाएगा तो बचेगा क्या, 48। यानी हम कह सकते हैं कि एक दर्जन केले का मूल्य है 48 रुपया। अगर एक केले का मूल्य निकालना हो तो फिर से इसे 12 से डिवाइड करना होगा, क्योंकि एक दर्जन में 12 केले होते हैं। तो ये एक केला का क्रय मूल्य हमें मिलेगा, तो इसको आप कटा लीजिए तो आएगा 4। ठीक है, इसके बाद अगर हम विक्रय मूल्य देखें तो ये 20 रुपया में 4 केला बेच रहा है। तो एक केला का विक्रय मूल्य कितना होगा, 4 से 20 को डिवाइड करेंगे यानी कि 5 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 4 का सामान हम 5 में बेच रहे हैं। तो कितना का प्रॉफिट ले रहे हैं, एक का। किसके ऊपर, 4 के ऊपर। तो 1/4 हो जाएगा 25%। तो 25% का यहाँ पर प्रॉफिट है। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। आगे, यदि दो संख्याओं का अनुपात 8:7 है तथा उनका एचसीएफ 30 है तो उनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर दोनों संख्याओं का रेशियो दे रखा है 8:7 और हमें इसका एलसीएम निकालना है। तो रेशियो में अगर आप एलसीएम निकालिएगा तो एलसीएम जो भी होगा वो 8 से और 7 से दोनों से कटने वाला होगा। ठीक है, तो आप ऐसा ऑप्शन खोजिए जो 8 और 7 दोनों से पूरी तरह से कट जाए। तो यहाँ पर 8 से चेक करना ज़्यादा आसान है। देख लेंगे पहला ऑप्शन अगर देखें तो लास्ट के 3 अंक 662 हो रहे हैं, ये 8 से नहीं कटेगा तो ये इसका आंसर नहीं हो सकता। ये एक विषम संख्या है, ये 8 से नहीं कट सकता। और चौथा ऑप्शन भी विषम संख्या है, ये भी 8 से नहीं कटेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है करेक्ट आंसर बचेगा। अगर आपको बेसिक तरीका से निकालना है तो आप क्या करिए, यहाँ पर रेशियो में दोनों का एचसीएफ निकाल लीजिए। तो आप कहेंगे यहाँ पर एक आएगा एचसीएफ, जबकि एक्चुअल का एचसीएफ ये दे रखा है 30। ठीक है, अब हमें इन्हीं दोनों का एलसीएम निकालना है। तो 8 और 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 56। तो एक यूनिट का वैल्यू 30 है, 56 यूनिट का कितना होगा, 30 गुना 56। तो गुना करने से ये 150 + 18 यानी कि 168 पे एक जीरो आएगा, 1680। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे, एक कक्षा के 20 विद्यार्थियों की औसत आयु 29 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु भी शामिल कर ली जाए तो औसत आयु 30 वर्ष हो जाती है। शिक्षक की आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए इस तरह के कई सवाल हम लोग कर चुके हैं। सबसे पहले हमें देखना होता है कि ये शिक्षक के शामिल होने से क्या प्रभाव पड़ा है। सबसे पहले ये कि शिक्षक जैसे शामिल हुए हैं वो पहले वाले एवरेज को मेंटेन रखें, यानी कि पहले वाला एवरेज 29 साल है तो इस शिक्षक का 29 वर्ष जो है एवरेज मेंटेन करने में चला गया। उसके बाद क्या हुआ है, उसके बाद देखिए पहले का एवरेज 29 है और इनके शामिल होने से एवरेज हो गया 30, यानी यहाँ पर एक का वृद्धि हो गया है। तो एक का वृद्धि हुआ एवरेज में और टोटल पर्सन कितने हो गए, देखिए 20 विद्यार्थी पहले से थे और एक शिक्षक शामिल हुए, तो कुल मिला के 20 + 1 21 हो गए। तो टोटल वृद्धि 21 गुना 1 21 का हो गया। तो यहाँ पर आपको वृद्धि जोड़ देना है। तो इन दोनों के जोड़ने से जो मिलेगा वही हो जाएगा शिक्षक का आयु। तो 29 + 21 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 50 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे, 285 मीटर और 235 मीटर लंबी दो ट्रेनें क्रमशः 61 किलोमीटर प्रति घंटा और 83 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से विपरीत दिशा में चल रही है। पहली ट्रेन दूसरी ट्रेन को कितने समय में पार करेगी। ठीक है, सिंपल सा सवाल है। आप जानते हैं कि जब दो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करती है तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी जो है कवर करती है। ठीक है, और जब दो ट्रेन एक दूसरे के विपरीत दिशा में चले, जो कि यहाँ पर कह रहा है, तो इस केस में दोनों के स्पीड का योगफल जो है इनका रिलेटिव स्पीड हो जाता है। तो यहाँ पर दूरी क्या होगा, दोनों की लंबाई को जोड़ देंगे तो 2 2 4 और इधर हो गया आपका 120, यानी कि 520 मीटर जो है टोटल लंबाई हो गया। और चाल को अगर जोड़ दें, क्योंकि विपरीत दिशा में जा रहा है तो दोनों का योगफल हो जाएगा। तो ये 8 6 14 यानी कि 140 + 4 144
किलोमीटर प्रति घंटा में, लेकिन आपको यूनिट यहाँ पर मेंटेन करना है। ये मीटर में, ये किलोमीटर प्रति घंटा में, इसलिए इसे 5/18 से गुना करेंगे तो 5 नीचे रहेगा, 18 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये जो आपका टाइम निकलेगा कैलकुलेट होने के बाद, तो 18 से कट जाएगा 8 बार में, और 8 से इसको कटा सकते हैं, 8 से 48, 8 पंजे 40, और 5 से इसको 13 बार में, तो कुल मिला के 13 सेकेंड इस सवाल का आंसर हो जाएगा। आगे, स्मार्ट बाजार घरेलू सामानों पर 14 खरीदे 11 मुफ्त पाए ऑफर दे रहा है। बाजार द्वारा दिया जा रहा छूट प्रतिशत कितना है? सिंपल सा है, 11 यहाँ पर फ्री मिल रहा है तो 11 का डिस्काउंट हुआ किसके ऊपर? 14 + 11 यानी कि 25 के ऊपर। तो 11/25 कितना परसेंट? अब जानते हैं 1/25 4%, तो उसका 11 गुना करेंगे तो 44% का यहाँ पर डिस्काउंट है। ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। आगे, 42 मीटर ऊंची इमारत के शीर्ष से जमीन पर खड़े एक आदमी का अवनमन कोण 30 डिग्री है। वह आदमी इमारत के आधार से कितनी दूरी पर है? ठीक है, देखिए सिंपल सवाल है। मान लीजिए ये जो आपका इमारत है जो कि 42 मीटर ऊंची है, और इमारत के आधार से कहीं दूर एक आदमी खड़ा है, मान लीजिए इस पॉइंट पर, तो इसको मिला दीजिए। तो ये इमारत के शीर्ष और आदमी का जो अवनमन कोण है ये कितना है? 30 डिग्री का है। तो ये एंगल आपका हो जाएगा 30 डिग्री। अब हमें फाइंड करना है कि ये जो दूरी है इमारत के आधार और आदमी के बीच ये कितना है। ठीक है, तो देखिए आप जानते हैं ये 90 डिग्री होता है, ये 30 है, तो ये कितना हो गया? 60 हो गया। तो 30 के सामने 1 यूनिट होता है और 60 के सामने क्या होता है? √3 यूनिट। यानी 1 यूनिट का वैल्यू 42 मीटर आपके पास दे रखा है, और √3 यूनिट का वैल्यू आपको निकालना है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? ये कह रहा है √3 बराबर इतना लें। ठीक है, तो पूरा हम लोग नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पर 42 है, तो आप ले लीजिए 1.7, क्या उससे थोड़ा सा अधिक जो है आंसर हो जाएगा। तो √3 का वैल्यू ये हो गया, और 42 से आपको गुना भी करना होगा, तो ये आ गया आपका 17 दूना 34, और 17 चौके 68 3 71। तो हम कह सकते हैं कि 71.4 मीटर से थोड़ा सा ज़्यादा आंसर होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे, चतुर्भुज PQRS में कोण R और कोण S के समद्विभाजक बिंदु T पर मिलते हैं, वो भी चतुर्भुज के भीतर, और कोण STR 40 डिग्री है। यदि कोण P और Q का अनुपात 3:5 है तो कोण Q और P के मापों में कितना अंतर है? ये भी कई बार रिपीट हुए हैं। सिंपल सा समझिए, एक चतुर्भुज यहाँ पर बनाने के बाद, ठीक है, मान लीजिए ये आपका एक चतुर्भुज है, इसका नाम दे रखा है PQRS। इसमें कोण R और S के समद्विभाजक T पर मिलते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर ये जो है आपका कोण R के समद्विभाजक है, और ये जो आपका कोण S के समद्विभाजक है, ये बिंदु T पर इस तरह से मिल रहे हैं। ठीक है, ये क्या है? एंगल बाइसेक्टर है। अब यहाँ पर कोण STR 40 दे रखा है, ये कोण 40 डिग्री दे रखा है। P और Q का रेशियो 3:5 है, यानी P अगर 3 यूनिट का है तो Q कितना है? 5 यूनिट का है। तो P और Q के माप में डिफरेंस आपसे पूछा जा रहा है। तो इस केस में आप जानते हैं क्या होता है कि ये जो कोण STR है ये P + Q का हाफ होता है, ये P + Q का हाफ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 यूनिट है, ये 5 यूनिट है, तो दोनों को जोड़ के हाफ करिए, तो 3 5 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 यूनिट आएगा। जबकि यहाँ पर एक्चुअल में ये दे रखा है 40 डिग्री, तो ये 4 यूनिट 40 डिग्री के बराबर होगा। हमें निकालना डिफरेंस, तो यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, तो 3 और 5 का डिफरेंस कितना होगा? 2। तो 2 यूनिट का वैल्यू हमें निकालना है। तो 4 का 40, तो 2 का कितना? 20 डिग्री। यही इस सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। आगे, 4,328 रुपया की राशि ए, बी, सी और डी के बीच इस प्रकार विभाजित की जाती है कि ए और बी और सी तथा सी और डी के हिस्से क्रमशः यहाँ दे रखा 4-5, 4-5 और 6-7 इस अनुपात में है। ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा? रेशियो कंबाइन करना होगा। 4 लोग हैं, ए बी सी डी लिखेंगे, ए बी सी डी, और यहाँ पर 2-2 का रेशियो दे रखा है। ए और बी का रेशियो क्या है? 4-5, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 4-5। ठीक है, उसके बाद बी और सी दूसरा में है, और दूसरा का रेशियो यहाँ 4-5 है, तो फिर से यहाँ पर आपको देना होगा 4-5। उसके बाद तीसरा जो है वो है सी डी का, जो कि यहाँ पर 6-7 है, तो ये हो गया आपका 6-7 का रेशियो। तो कंबाइन करने के लिए आप कई तरीका यहाँ पर लगा सकते हैं। तो सबसे आसान होता है कि जो खाली है उससे भर दीजिए। जैसे यहाँ 4 है, यहाँ खाली है तो 4 भर देंगे, यहाँ पर 6 है, इधर खाली है तो 6 आप लगा देंगे। उसी तरह आपको इधर भी 5 लगा देना है, और यहाँ पर भी 5, सब भर गया।
अब इसमें आपको देखना है कहीं कटने वाला तो नहीं है, यानी चारों में ए बी सी और डी चारों में अगर कुछ कटने वाला तो कटा देंगे, नहीं कटने वाला तो सीधा सीधा आपको क्या करना है, गुना करना। तो 6 चौक 24 चौके 96 आ जाएगा ये, और 24 पंचे 120 आ जाएगा, और यहाँ पर 30 पंचे 150 आ जाएगा, और यहाँ पर 25 सते 175 आ जाएगा। तो इस रेशियो में ये जो धन दे रखा है आपके पास, इसको बांटा जाएगा। ठीक है, तो देखिए धन कितना है, 4328, और इसमें हमें निकालना है किसका हिस्सा, ए का। ए का कितना है, 96 यूनिट। उसके बाद टोटल जोड़ के देख लीजिए कितना हो रहा है, तो 6 5 11, 11 के एक, यानी इकाई अंक यहाँ पर एक हमें मिला है। अगर यहाँ देखेंगे आप तो 8 6 के 48 हो रहा है गुना करने के बाद। तो 1 से 8 इकाई अंक वाले को डिवाइड करना, तो भागफल में भी इकाई अंक क्या आएगा, 8 आएगा। तो 8 इकाई अंक के साथ एक ही ऑप्शन है आपके पास, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको निकालना तो सब कुछ जोड़ के यहाँ पर दे दीजिए, फिर डिवाइड करके आप गुना करके आंसर निकाल सकते हैं। आगे, यदि 2a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है और ये जो है के ए बी सी के बराबर है, तो के स्क्वायर का मान याद करना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये चीज़ है कि अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, तो यहाँ पर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3ab होगा। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए इस सवाल को सॉल्व करने के लिए। अब देखिए इसमें ये जो है a के जगह पर ये 2a दे रखा है, b के जगह पर b है, c के जगह पर c है, तो तीनों को जोड़ने से हमें 0 मिल रहा है। इसका मतलब जब 0 मिल गया तो क्यूब में इनका योगफल क्या होगा, 3abc। तो यहाँ पर देखिए 3 तो आएगा ही, a क्या आएगा, a के जगह पर आपके पास 2a है तो 2a आ जाएगा। उसके बाद b के जगह पर b है और c के जगह पर c है। तो ये चीज़ गुना करके यहाँ इसको देना चाहिए, जबकि यहाँ पर k अलग से दे रखा है और इसी k का वैल्यू निकालना है। तो आप यहाँ पर सिंपल सा क्या करिए, आप कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ए बी सी अगर यहाँ पर आप छोड़ देते हैं तो आपको मिल रहा है 2 तिया 6, तो k का वैल्यू 6 हो गया यहाँ पर। ठीक है, नहीं तो दोनों को इक्वल करके फिर ए बी सी काट दीजिए, k का वैल्यू 6 आ जाएगा। और k का स्क्वायर हमें निकालना, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36, और यही इस सवाल का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4000 और 5000 के मध्य सबसे बड़ी है जो 42 से पूर्णतः विभाज्य है। तो इसको बनाने के दो तरीके हैं। एक तो ये कि आप देख लीजिए 42 से कटने वाली कौन सी संख्या है जो इनमें सबसे बड़ी है, या नहीं तो बेसिक तरीका क्या होता है, 42 से आपको निकालना है तो सबसे बड़ी संख्या जो है 5000 उसमें डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करने के बाद आपको एक बार में यहाँ पर जाएगा 8 बचेगा, 80 हुआ, फिर से एक बार में जाएगा तो बचेगा कितना, 38, 0 आया। अब 4 9 36, ठीक है, 9 बार में जाएगा, 9 दूना 18, 36 1 37, तो बच गया 2। ठीक है, यानी 42 से जब हम 5000 को डिवाइड किए तो शेषफल हमारे पास 2 बच गया। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि अगर इस 5000 में ये 2 यहाँ पर माइनस कर दें तो हमारे पास मिलेगा 4998, जो कि 42 से पूरी तरह कट जाएगा। और ये 4000 और 5000 के बीच सबसे बड़ी संख्या है, तो यही इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। आगे, यदि किसी संख्या के 20% को 96 में जोड़ दिया जाए तो परिणाम वही संख्या प्राप्त होती है। संख्या का 60% कितना होगा, ये सवाल भी हम लोग कई बार कर चुके हैं। वही संख्या मतलब 100% हमें प्राप्त होता है। तो 20% में आप कुछ जोड़ रहे हैं, 100% आपको मिल रहा है, तो आप क्या जोड़ रहे हैं, 80%। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि 80% जो है ये किसके बराबर हो जाएगा, 96 के बराबर। हमें चाहिए 60% का वैल्यू, तो 96 से छोटा आंसर होगा। तो यहाँ पर कई ऑप्शन 96 से छोटा है, तो आप सीधा सीधा देखिए, अगर आप 80 का 3/4 करते हैं तो आपको 60 मिलेगा, तो 96 का भी 3/4 कर दीजिए, तो ये आएगा 24 या 72। तो 72 जो है 60% का वैल्यू होगा। ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। आगे, 2 पाइप एक टैंक को क्रमशः 10 और 12 मिनट में भर सकते हैं, और एक अपशिष्ट पाइप प्रति मिनट 6 गैलन की दर से टैंक को खाली कर सकता है। तीनों पाइप एक साथ मिलकर टैंक को 30 मिनट में भर सकते हैं। टैंक की धारिता ज्ञात कीजिए। ठीक है, सवाल आसान ही है, बस आपको यहाँ पर क्या करना है, तीनों पाइप का इफिशिएंसी निकालना है। नाम नहीं दे रखा, मान लेते हैं पहला पाइप ए है जो इसको 10 मिनट में भरता है, और दूसरा पाइप बी है जो इसको 12 मिनट में भरता है, और तीसरा पाइप का टाइम नहीं दे रखा, लेकिन ये कह रहा है कि जब तीनों पाइप एक साथ चलते हैं तो टैंक 30 मिनट में भर जाता है। यानी यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी तीनों का टोटल जो टाइम है वो 30 मिनट का लगता है। ठीक है, अब यहाँ पर टैंक का कैपेसिटी, इन तीनों का एलसीएम जो कि हो जाएगा 60, 10 से डिवाइड करेंगे 6 आएगा, 12 से 5 आएगा, और 30 से 2 आएगा। ठीक है,
अब आप यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि ए भरता है 6, बी भरता है 5, जबकि ए बी सी तीनों जब साथ में चलता है तो 2 ही भराता है। इसका मतलब ये जो सी है ये नेगेटिव वर्क करता है। कितना? 6 5 11 और 2 का डिफरेंस, यानी कि ये 9 यूनिट जो है पर मिनट पानी बाहर फेंक देता है। ठीक है। अब देखिए, आपको धारिता निकालना है टैंक का, जो कि यहाँ पर 60 है, लेकिन गैलन में आपको आंसर देना। तो कैसे निकलेगा? अगर सी का बात करें तो ये 9 यूनिट पानी पर मिनट फेंकता है, लेकिन ये जो है सवाल में कह रहा है कि प्रति मिनट 6 गैलन पानी फेंकता है, तो ये 9 यूनिट 6 गैलन के बराबर हो जाएगा। हमें निकालना धारिता जो कि है 60 यूनिट का, तो 60 यूनिट का वैल्यू आपको निकालना है। कितना हो जाएगा? 3 से डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, 3 तिया 9, 3 दूना 6, यानी 3 यूनिट 2 गैलन। तो 60 यूनिट कितना? 3 का 20 गुना, तो इधर भी 20 गुना करेंगे तो 20 दूना 40 गैलन जो है टैंक का धारिता आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में ये दे रखा है। आगे, राहुल अपनी बहन से 5 वर्ष छोटा है। 3 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 35 वर्ष होगा। राहुल की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। आसान सवाल है। देखिए, ये जो राहुल है अपनी बहन से 5 वर्ष छोटा है, और ये दोनों जब तक जीवित रहेंगे ये राहुल अपनी बहन से 5 वर्ष हमेशा छोटा रहेगा। तो आपको यहाँ पर देख दिया गया है कि दोनों के आयु का योग कितना है? 35 है। ठीक है, 35 है। तो ये जो डिफरेंस है वो आप माइनस कर लीजिए पहले। तो बचा कितना? 30। 30 को बराबर भागों बांट देंगे तो ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 15। ठीक है, तो राहुल छोटा है। राहुल का अगर एज पूछे तो यहाँ पर 15 साल होगा, लेकिन ये क्या कह रहा है कि राहुल की वर्तमान आयु, तो ये जो 15 वर्ष है राहुल 3 वर्ष बाद होगा। अगर वर्तमान में आना तो 3 आपको माइनस करना होगा, यानी कि 12 हो जाएगा। तो 12 वर्ष राहुल का वर्तमान आयु है। लेकिन अगर बहन की आयु आपसे पूछा जाता तो आप ये 5 जो है किसी मिला के जोड़ देते। अगर ये राहुल का लिए तो इसमें आपको 5 जोड़ देना होता, तो ये हो जाता 20 साल। यानी राहुल की बहन 3 साल बाद 20 साल की होगी। अगर वर्तमान में आना होता तो 3 माइनस कर देते। जैसा पूछता वैसे आंसर निकलते। ठीक है, ज़्यादा कुछ यहाँ पर नहीं करते। आगे, एक बिना ढक्कन वाला आयताकार बॉक्स पतली धातु के चादर से बना है। बॉक्स की लंबाई 60 सेंटीमीटर, चौड़ाई 40 और ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है। बॉक्स के निर्माण में प्रयुक्त धातु की चादर का कुल क्षेत्रफल और लागत ज्ञात कीजिए यदि 1 मीटर स्क्वायर की कीमत 50 रुपया है। ठीक है, आसान सवाल है। बस आपको यहाँ पर एरिया निकाल के रेट से गुना करना है, लेकिन ध्यान रखना है कि ये जो रेट है वो मीटर स्क्वायर में दे रखा है, यानी यूनिट यहाँ पर मीटर है, जबकि ये सब सेंटीमीटर में है। तो चाहे तो आप यहाँ पर पहले ही 100 से डिवाइड करके सबको मीटर में बदल लीजिए, नहीं तो बाद में भी आप 10,000 से डिवाइड करके उसको एरिया को मीटर स्क्वायर में बदल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर कर लेंगे। तो इस केस में डिवाइड करने से लंबाई आ जाएगा आपका 0.6, चौड़ाई आ जाएगा कितना? 0.4, और ऊंचाई आ जाएगा कितना? 0.3। अब ये जो कह रहा है कि ये बिना ढक्कन वाला यानी ऊपर से खुला है, तो आप इसको इमेजिन कर सकते हैं, डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो इसमें जो है आपका बेस का एरिया निकलेगा, उसके बाद 4 दीवारी का एरिया। ठीक है, तो बेस का एरिया यहाँ पर अगर हम निकालें तो क्या होगा? लंबाई गुना चौड़ाई, यानी 0.6 गुना 0.4, ये आ जाएगा 0.6 यानी कि 0.24 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया आपका बेस का एरिया। उसके बाद 4 दीवारी का अगर निकालें तो 4 दीवारी का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। तो 2 इंटू एल प्लस बी कितना होगा? दोनों को जोड़िए तो ये हो जाएगा 1। उसके बाद एच कितना? 0.3, तो गुना करेंगे तो 0.6 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 0.6 जो है आपका आ गया 4 दीवारी का क्षेत्रफल। जोड़ने के बाद टोटल हो जाएगा कितना? 6 2 8, यानी कि 0.84 मीटर स्क्वायर। इतना एरिया का आपको कीमत निकालना है। 1 मीटर स्क्वायर का 50 रुपया, तो सीधा सीधा आपको 50 से गुना कर देना है। अगर आप गुना करते हैं तो ये आ जाएगा 42 रुपया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, ये इसका करेक्ट आंसर है। आगे, एक परीक्षा में पूर्णांक 26 में से 15 विद्यार्थियों को क्रमशः ये जो है नंबर प्राप्त हुए हैं। इन आंकड़ों के समुच्चय के संभावित बहुलकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए, यानी कि यहाँ पर एक से अधिक बहुलक आएंगे। तो देख लीजिए, अगर देखें हम लोग यहाँ पर 14 रिपीट हुए हैं। ठीक है, और कहीं नहीं आए हैं, यानी हम कह सकते हैं कि 14 जो है यहाँ पर 2 बार आया है। 12 अगर देखें तो कहीं पर नहीं है। ठीक है, हटा देंगे, ये नहीं हो सकता बहुलक। 17 अगर देखें तो नहीं है, रिपीट, हटा देंगे। 16 अगर देखें तो 16 देखिए रिपीट हुआ, एक यहाँ एक यहाँ। ठीक है, तो 16 भी यहाँ पर 2 बार आया है।
इसके बाद 19 अगर देखें तो नहीं है, ठीक है, 13 नहीं है, और ये दोनों को ही गुना करने से आपको लगभग आंसर यहाँ पर मिलने वाला है। तो 16 गुना 14 कितना हो जाएगा? 16 सतह 112 का 2 गुना यानी कि 224। देखिए 224 ये ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद अगर आप पूरा चेक भी करते हैं तो कोई भी संख्या आगे रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये दोनों इनके बहुलक होंगे। आगे, एक नए अपार्टमेंट के लिए फर्नीचर खरीदने हेतु वांग ने 16% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 18 माह के लिए 50,000 रुपया उधार लिया, उसे कितना ब्याज चुकाना होगा? आसान सवाल। 16% एक वर्ष में और यहाँ 18 माह यानी 1.5 वर्ष में कितना मिलेगा? 16 का 1.5 गुना करेंगे 24%। तो 24% आपको निकालना है 50,000 का। कितना हो जाएगा? 24 पंचे 120 पर 20। ऑप्शन नंबर डी में है 12,000, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे, एक पर्स में 1 रुपया और 2 रुपया के सिक्कों का अनुपात 3:2 है। यदि कुल धनराशि 70 रुपया है तो कुल सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए सिक्का का जो रेशियो है वो क्या है? 3 और 2 है, और वैल्यू है इसका 1 रुपया और 2 रुपया का। अगर आप यहाँ पर टोटल वैल्यू निकालते हैं तो सिक्का गुना वैल्यू, तो 3 एक का 3 रुपया यहाँ से आ गया, और 2 सिक्का है 2 रुपया का, 2 दूना 4 रुपया यहाँ से आ गया, तो कुल मिला के 7 रुपया आ रहा है, जबकि एक्चुअल में रुपया ये दे रखा है 70। तो ये 10 गुना हो रहा है। तो आपको सिक्कों को भी 10 गुना करना है, तो ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 20। क्या पूछा जा रहा है हमसे? कुल। तो जोड़ दीजिए, या फिर आप पहले ही दोनों को जोड़ के एक साथ 3 2 5 का 10 गुना कर सकते थे। तो यहाँ पर 50 जो है आपका आंसर होगा, ठीक है, 30 + 20। आगे, एक संख्या में 15% की वृद्धि की जाती है और फिर परिणामी संख्या में पुनः 10% की वृद्धि की जाती है। संख्या में कुल कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई, ठीक है। यानी ये सक्सेसिव यहाँ पर जो है इंक्रीज कर रहा है। तो 15, 10, 25 से ज़्यादा ये होगा, 25 से ज़्यादा एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ये इसका करेक्ट आंसर आप लगा के आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपको बनाना तो आप क्या करिए, 15 + 10 + 15 गुना 10/100, इतना परसेंट का यहाँ पर होगा, ठीक है। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। आगे, रमन की आय 50,400 रुपया है। वह अपनी आय का 7.5% बचत करता है। यदि उसकी आय में 26% की और व्यय में 45% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में क्या होगी, वृद्धि या कमी? रुपया में आपको आंसर देना है, ठीक है। क्या अच्छा सवाल है। ये शुरू में कह रहा है कि आय का 7.5% ये बचत करता है, तो आप ये 7.5% को फ्रैक्शन में लिख लेंगे, जो कि हो जाएगा 3/40। यानी इस रमन का आय अगर 40 यूनिट है तो ये बचत कितना करेगा? 3 यूनिट। अगर 40 में 3 बचा रहा है तो खर्च में कितना जाएगा? 40 में 3 घटा दीजिए तो 37 जो है इसका खर्च में चला जाएगा। तो ये चीज़ हमें मिला है। अब अगर आप आगे देखेंगे तो यहाँ पर आय का 26% निकालना है और व्यय का 45%। व्यय यहाँ 37 है, 37 का 45% आसानी से नहीं निकलेगा, डेसिमल में जाना होगा। तो हम लोग यहाँ पर 2 जीरो लगा लेंगे। सभी में अगर 2 जीरो लगाएंगे तो रेशियो में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आया। अब यहाँ पर आय जो है 26% बढ़ गया, तो पहले इसका आय है 4,000। अगर इसका आप 26% निकालें तो कितना होगा? 26 चौके 104, यानी 1,040 का जो है वृद्धि है आय में। व्यय में 45%, तो व्यय यहाँ 3700 है, इसका 45% कितना होगा? 37 गुना 45, तो गुना कर लीजिए यहाँ पर 15 7 105 का 3 गुना हो जाएगा 315, ठीक है। 15 का 5 बच्चा कितना? 31। उसके बाद 45 दिया 135 + 31 ये हो जाएगा 166, यानी 1665 का यहाँ पर वृद्धि है किसमें? व्यय में, ठीक है। अब आते हैं हम लोग बचत पर। बचत पर आए तो यहाँ पर पहले का 300 है। अब यहाँ देखिए आय इसका 1,040 बढ़ा, खर्च इसका ज़्यादा बढ़ गया 1665, तो ये खर्च एक्स्ट्रा कहाँ से आया? बचत से गया। कितना जाएगा? आप यहाँ पर डिफरेंस ले लीजिए, 1665 और 1,040 का डिफरेंस आ जाएगा 625। तो इनका बचत जो है 625 यूनिट कम हो गया। इसी का वैल्यू आपको निकालना है। तो वृद्धि वाला आपके पास जो भी आंसर है वो नहीं होगा। ये 2 ऑप्शन है, ये देखिए 25 का मल्टीपल है, ये 25 का मल्टीपल नहीं है, ये ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगर आपको निकालना है पूरा तो आप क्या करिए, देखिए इनिशियल आय ये दे रखा है एक्चुअल में कितना? 50,400, जबकि हम लोग माने कितना? 4,000, तो ये 4,000 का वैल्यू है। हमें निकालना है 625 का, तो 625 से गुना कर देंगे, तो आप यहाँ पर कटा के निकाल लीजिए, आपको कितना आ जाएगा? 7,875, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। आगे,
एक मोटर चालक 50 मिनट में 30 किलोमीटर की दूरी तय करता है। वह पहले 11 मिनट x किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से, अगले 25 मिनट 2x किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से और शेष समय जो है x किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से गाड़ी चलाता है। x का मान याद कीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर प्रत्येक समय जो है उसका चाल दे रखा है। अगर समय गुना चाल करते तो हमें दूरी निकल जाएगा सबको जोड़ने से, और यहाँ पर दूरी कितना दे रखा है 30 किलोमीटर। बराबर करने से हमें x का वैल्यू निकल सकता है। तो देखिए, और यहाँ पर आपको ध्यान देना कि ये जो टाइम दे रखा है मिनट में, जबकि ये जो है किलोमीटर प्रति घंटा, तो सबको 60 से गुना करना होगा, ठीक है। 60 से गुना करके आपको क्या करना होगा, जोड़ना होगा। तो आप क्या करिए, 11 गुना x, ये हो जाएगा 11x, ठीक है। सबको जोड़ के एक साथ ही 60 से डिवाइड कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आ गया आपका 25 मिनट गुना 2x, ये आ जाएगा 50x। उसके बाद यहाँ पर शेष समय कितना बचा, देखिए 11 मिनट यहाँ, 25 मिनट यहाँ, टोटल हो गया 36। और इसका है कितना 50 मिनट का यात्रा, तो 36 मिनट इसमें माइनस करेंगे तो 14 मिनट बचा। और यहाँ 14 मिनट जो है ये चलेगा x के चाल से, तो 14x का दूरी यहाँ पर कवर होगा, ठीक है। और इन सबको 60 से डिवाइड भी करना है क्योंकि ये सब टाइम मिनट में दे रखा है। तो यह गया दूरी। अब इसको आप क्या करिए, ये 30 किलोमीटर के बराबर कर दीजिए। अब इसको सॉल्व करिए। 50 10 60 10 70 5 75 x आया बटा 60 बराबर 30। 15 से 5 बार में, 15 से 4 बार में, 5 से इसको कटाएंगे 6 बार में, तो x का वैल्यू 4 गुना 6 24 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे, किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 49% अधिक निर्धारित किया गया है। यदि दुकानदार उसे अंकित मूल्य से 16% कम पर बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा, ठीक है। यानी ये मार्कअप परसेंटेज है 49 और डिस्काउंट परसेंटेज 16, आपको निकालना प्रॉफिट। सक्सेसिव का यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे। 49 बढ़ाया तो प्लस में, 16 डिस्काउंट दिया माइनस का 16, एक प्लस एक माइनस रहता तो आगे माइनस 49 गुना 16 बटा 100 ये होगा। इतना परसेंट का यहाँ पर प्रॉफिट है। तो सॉल्व कर लीजिए। 49 में 16 घटाएंगे तो ये आएगा कितना 33, ठीक है। और अगर इसको 50 मान ले, ये कट जाएगा 2 बार में, 2 से कट जाएगा 8 बार में, ठीक है। तो यहाँ पर 33 में 8 घटेगा तो लगभग हमें 25% के करीब जो है आंसर मिलेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में है, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे, यदि पी क्यू आर का रेशियो ये है, आर एस का ये रेशियो है, तो पी क्यू आर एस का मान हमें ज्ञात करना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आर और एस का अनुपात क्या है 42:3। यहाँ पर भी आर और एस, यानी आंसर में भी यहाँ लास्ट में 42:3 का अनुपात होना चाहिए। ऑप्शन देखिए 48:9 नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं। ऑप्शन नंबर डी में है 42:3, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और बेसिक से कैसे निकालते हैं रेशियो को, आपको क्या करना होगा, कंबाइंड करना होगा, ठीक है। आगे, इसका सरलीकृत मान ज्ञात करना है। तो सिंपल सा सवाल रहता है, बस इसको सॉल्व करना रहता है। तो आप इसको कहाँ से शुरू करें कहाँ से ख़त्म, ये चीज़ पहले आपको यहाँ ऑब्जर्व करना होगा। ये देखिए बड़ी कोष्टक, ये मध्यम कोष्टक, ये छोटी कोष्टक। छोटी कोष्टक यहाँ पर शुरू हुआ है और यहाँ पर एंड हुआ है, तो इन दोनों के बीच का वैल्यू आपको पहले कैलकुलेट करना होगा। और यहाँ पर प्लस है, गुना है, तो ये आ गया आपका 30, ठीक है। और यहाँ पर 4 तिया 12 दूना 24, और बीच में प्लस है, तो 24 + 30 कितना हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका 54, ठीक है। तो ये वैल्यू आपको 54 मिला है। अब यहाँ पर छोटी कोष्टक से बाहर अगर निकले तो इस तरफ माइनस का 3 है और ये माइनस में वैल्यू आएगा, तो कुल मिला के -3 -54 यह हो गया -57, और यहाँ पर माइनस का 3, यानी हम कह सकते हैं कि ये मध्यम कोष्टक पूरा माइनस का 60 हो गया। क्लियर है। आगे, अगर आप यहाँ पर मध्यम कोष्टक हटते हैं, यहाँ से हटाते हैं, तो -4 बाहर में है और इस तरफ भाग है, तो पहले भाग करेंगे। और भाग में देखिए दोनों साथ में दे रखा है ब्रैकेट में, तो ये -60 हो जाएगा। यानी -60 से -60 को डिवाइड करना है, ठीक है। तो अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 1। आगे -4 से 1 को गुना करना आपको, ये आएगा -4। अब आते हैं बड़ी कोष्टक। बड़ी कोष्टक अगर आप हटाते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर -5 मिलेगा, गुना के साथ है, तो ये गुना का -5 हो जाएगा। और आगे भी देखिए गुना के साथ ये वैल्यू है, यानी कि ये आएगा 0.5, और ये भाग में है 2 पंचा 10। तो इसे कैलकुलेट कर लीजिए, कितना आ जाएगा, प्लस में वैल्यू आएगा
और 5 का 20 हुआ, 10 से कट जाएगा 2 बार, 2 गुना 0.5 करेंगे तो 1 इसका आंसर मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। ठीक है, एग्जाम में इस तरह के सवाल को लास्ट में अटेम्प्ट करिए। आगे, ए, बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 3, 6 और 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक साथ कार्य करते हुए उसी कार्य का 3 गुना कार्य वे कितने दिनों में पूरा करेंगे। साधारण सवाल है, तीनों का एफिशिएंसी निकाल लीजिए। ए 3, बी 6 और सी जो है 10 दिन में करते हैं। टोटल वर्क तीनों का एलसीएम 30 हो जाएगा। 3 दाहें 30, 6 पंचे 30 और 10 तिया 30। अब इसको इसका 3 गुना काम करना है, तो 30 का 3 गुना कितना होगा 90, तो 90 यूनिट काम तीनों एक साथ करेगा। तो 10 5 15, 3 18 से डिवाइड कर दीजिए, तो 18 पंचे 90, तो 5 दिन का यहाँ पर टाइम लगेगा। ऑप्शन नंबर डी में है। आगे, एक अर्धगोले की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। यदि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एक गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है तो गोले का आयतन ज्ञात कीजिए और पाई का वैल्यू लेना है 22/7, यानी 11 का मल्टीपल इसका आंसर होना चाहिए। ऑप्शन अगर देखें तो एक से अधिक ऑप्शन 11 का मल्टीपल दे रखा है, तो बात नहीं बनेगा, हमें सॉल्व करना होगा। तो अब देखिए, अर्धगोला का त्रिज्या दे रखा है। पहले हम इसको एरिया को बराबर करके गोला का रेडियस निकाल लेंगे। मान लेते हैं आर है, तो गोला का अगर सरफेस एरिया की बात करें तो ये हो जाता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, बराबर ये किसके है, अर्धगोले का टोटल सरफेस एरिया। तो अर्धगोला का जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता है 3 पाई आर स्क्वायर। तो 3 इंटू पाई और आर दे रखा है 3.5, यानी 7/2 का स्क्वायर। तो 7/2 आप 2 बार गुना कर सकते हैं। अब इसको कटाइए, पाई तो कट जाएगा यहाँ पर, अब कुछ नहीं कटने वाला है, तो आर का वैल्यू क्या आएगा, देखिए आर स्क्वायर का पहले निकाल लीजिए। तो ये 3 गुना, इधर आ गया आपका 49 और नीचे आ जाएगा 4 दूना 8 दूना 16। तो आर का वैल्यू यहाँ से आ गया 7/4√3। ठीक है, 3 का तो वर्गमूल नहीं आएगा। तो ये चीज़ आप निकाल चुके हैं। अब आपको निकालना है अर्धगोले का आयतन, गोले का आयतन। तो गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई का मान 22/7 लेंगे। आर का वैल्यू ये है 7/4√3 का क्यूब करना है। ठीक है, तो 7 का क्यूब हो जाएगा 343 और √3 का क्यूब हो जाएगा 3√3 और नीचे 4 का क्यूब हो जाएगा 64। तो इसे कैलकुलेट कर लीजिए। कैलकुलेट अगर करें तो 4 से ये कट जाएगा 16 बार में, 7 से ये कट जाएगा 49 बार में और ये 3 कट जाएगा। ठीक है, और 2 से 8 बार में और 2 से 11 बार में, यानी 9 और नीचे 8, इकाई अंक 9 यहाँ है। ठीक है, यहाँ 2 है तो ये आंसर नहीं होगा, तो यहाँ पर इकाई अंक 9 है, 8 नीचे, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अब चाहे तो 11 गुना 49 कर लीजिए, यानी ये कितना होगा 49×4 = 53, यानी 539/8√3 जो है आपका आंसर होगा। आगे, तो ये लास्ट सवाल था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।